तो नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा हो या आपकी रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो अगर हम बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इनफैक्ट हमारा वो एक्ट है जो पूरी तरीके से ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स से डील करता है, उसके इंपोर्ट से, उसके मैन्युफैक्चरिंग से, उसकी क्वालिटी से। और अगर हम उसका ब्रीफ बैकग्राउंड देखें तो हम देखेंगे कि ये जो एक्ट है ये हमारा जिस टाइम पे हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, यानी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, उससे पहले हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना। और उस टाइम पे इसको जो है जो ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इम्प्लीमेंट किया। और इसको इसलिए बनाया क्योंकि ताकि जो इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रही थी ड्रग्स की इंडिया में, इनफैक्ट जो ऐसी ड्रग्स जो बाहर कंट्रीज़ में बैन थी, और उनका क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई लॉ नहीं था, इसलिए उनको इंपोर्ट करके भारत में बेचा जा रहा था। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक जो इंडिया में बेची जा रही है या इंपोर्ट की जा रही है वो सेफ़ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करे होने चाहिए। इसके लिए ये एक्ट लाया गया। और इसके अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें तो एक कर्नल आर एन चोपड़ा की कमेटी थी जो 1930 में फॉर्म हुई, और उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दी, और उस रिकमेंडेशन के बेस पे जो ड्रग्स एक्ट या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जिसे हम कहते हैं आज, वो लाया गया। और उसके बाद 1945 में ड्रग्स रूल फ्रेम किए गए, 1940 में एक्ट आया, और उसके बाद 1964 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आयुर्वेदा और यूनानी ड्रग्स को इंक्लूड किया, और ये एक अमेंडमेंट हुआ। और बहुत सारे अमेंडमेंट उसके बाद होते रहे। तो अगर हम ड्रग्स या कॉस्मेटिक की बात करें तो बहुत सारे अगर हम स्पेसिफिकली डेफिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ड्रग्स की अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, जिनमें 4 मेन डेफिनेशन आती हैं उसकी। और अगर हम उसको ब्रीफ में देखें तो सारे ही सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो किसी भी तरीके से डायग्नोस्टिक एजेंट या मेडिकल डिवाइस होते हैं, जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन में किसी डिजीज़ की यूज़ होते हैं, उनको हम ड्रग्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो मेजर सेक्शन हैं, अगर हम देखें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, तो अलग अलग सेक्शन हैं। पर्टिकुलरली अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 16 है जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंशन किया है। सेक्शन 17 है जिसमें मिस ब्रांडिंग है। सेक्शन 18 है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सस्पेंशन ऑफ मैन्युफैक्चर है। सेक्शन 27 है जिसमें फेक या अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं। और सेक्शन 21 22 है जिसमें पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। और 23 है जिसमें प्रोसीजर हैं, जो रेड वगैरह के प्रोसीजर हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और हाउ दिस एक्ट वर्क, इट एक्ट वर्क बेसिकली, it will see how the manufacture, whether the manufacturing is happening as per the quality standards, then whether the labeling is happening as per the correct information and ingredients, followed by distribution, whether the distribution is properly as per the act। और वो ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फाइनली जो पेशेंट पे जा रही है, वो सारी चीज़ें सही तरीके से जाएं। तो अगर हम बेसिकली एम देखें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एम का, एक्ट का, तो दिस एक्ट एम टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग ओनली सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रीच टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो भी भारत के लोग जिस भी तरीके की कोई भी अगर ड्रग्स ले रहे हैं या कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं, दे शुड बी ऑफ अ मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी, और वो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और दे शुड बी सेफ। तो अगर हम देखें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसके अंदर सेक्शन 1 से 4 तक आता है। चैप्टर 2 हमारा जो है वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में है, जिसमें सेक्शन 5 से 7A तक आते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 है जिसके अंदर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आते हैं, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हमारा चैप्टर 4 है जिसमें मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आता है, जिसके अंदर जो सेक्शन 16 से 33 तक आते हैं। फिर हमारा चैप्टर 4A है जिसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स है, जो हमारे सेक्शन 33B से 33O तक आते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 5 है जिसमें हमारा मिसलेनियस कंटेंट है, जो सेक्शन 34 से 38 तक का है। अब हम बात करेंगे सीधे इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स की, जो हमारा है, हमने अभी बात की, जैसे हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ये आता है हमारा चैप्टर 3 में, और इसके अंदर आते हैं सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 15 तक।
तो अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 आपको बताता है स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या है? देखिए, कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब है, और उन स्टैंडर्ड को मीट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक के लिए। तो सेक्शन 8 हमारा कहता है, चैप्टर 3 का, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक चैप्टर 3, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का सेक्शन 8 कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या है? इन रिलेशन टू ड्रग्स दैट द ड्रग कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड सेट आउट इन द सेकंड शेड्यूल। मतलब कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेकंड शेड्यूल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या है? 2 शेड्यूल हैं। पहले शेड्यूल में हमारी ऑथोरिटेटिव बुक्स हैं, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की ऑथोरिटेटिव बुक्स हैं, और दूसरा जो सेकंड शेड्यूल है उसमें आपकी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। और इन रिलेशन टू कॉस्मेटिक दैट द कॉस्मेटिक कंप्लाइज विद सच स्टैंडर्ड मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगी कॉस्मेटिक के लिए? जो भी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी चीज़ें आपकी कॉस्मेटिक को कंप्लाई करनी होगी, तभी वो एक स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी का कॉस्मेटिक कहलाएगा। तो अगर हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, तो ये है सेकंड शेड्यूल। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड बाय द imported drugs and by drugs manufacturer for sale, sold, stocked और exhibited for sale और distributed। माने कि कौन सी आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको किसी भी ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सेल करने के लिए, स्टॉक करने के लिए आपको कंप्लाई करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं इसमें सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे पहला जो इसमें दिया हुआ है, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। जो हमारी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जो कि मोस्टली हमारी जो एएसयू ड्रग्स हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। इसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जो भी इंग्रेडिएंट उसमें मेंशन्ड हैं, ये जो भी इंग्रेडिएंट हमारे पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन में पड़े हुए हैं, उन सब का वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होने चाहिए कंटेनर में, और उनकी क्वांटिटी भी प्रॉपर्ली डिस्प्ले होनी चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। तो इस तरीके के हमारे अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं शेड्यूल बी में। चाहे फिर ये वैक्सीन सीरा के लिए स्टैंडर्ड हों, जैसे इंटरनेशनल लेबोरेटरी और बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं, या आपकी अलग सेंटर वेटनरी लेबोरेटरी है यूके में, तो ये सारे इनमें जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ये इसके स्टैंडर्ड्स मीटअप होने चाहिए। जो अगर हम वैक्सीन सीरा या टॉक्सिन टॉक्सॉइड की बात करें, होम्योपैथी के लिए अलग दिए हुए हैं, सबके लिए अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं हमें सेकंड शेड्यूल में मिलती हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड। अब बोर्ड क्या है यहाँ पे? बोर्ड जब हम कहेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो हम बात कर रहे हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है। ये वो बोर्ड है जिसमें अलग अलग मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, और इसके रिकमेंडेशन पे ही गवर्नमेंट कोई भी टेक्निकल डिसीजन लेती है ड्रग्स या कॉस्मेटिक के बारे में। तो जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उससे कंसल्टेशन करने के बाद और ऑफिशियल गजट में छापने के बाद, कोई भी जो भी आपका चैप्टर है या शेड्यूल है, वो आपका सेकंड शेड्यूल में अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये कहता है, देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड एंड आफ्टर गिविंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट नॉट लेस देन 3 months नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन सो टू डू, मे बाय अ लाइक नोटिफिकेशन ऐड टू और अदरवाइज अमेंड सेकंड शेड्यूल फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड देयर अपॉन शेल बी डीम टू बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको सेकंड शेड्यूल में कोई चेंज करना है, यानी कि इसमें अगर कोई भी चेंज करना है, तो गवर्नमेंट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से रिकमेंडेशन के साथ, उसके कंसल्टेशन के साथ, उसको 3 महीने से ज़्यादा के नोटिस में चेंज कर सकती है। सेकंड शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है, चेंज कर सकती है। तो अगर हम बात करें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की, तो ये आप देखिए, ये क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मिनट्स हैं, 93rd मीटिंग के, जो इसके रिसेंट मीटिंग हुई है मार्च में, उसके मिनट्स हैं। इनके मिनट्स के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें। और इस तरीके से ये जो है, ये जो ऑफिशियल गजट है, जो यहाँ पे कह रहा है ये ऑफिशियल गजट में कोई भी अगर अमेंडमेंट करना होगा तो वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा। अब अगर हम देखें चैप्टर 3 को, यानी कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, जो मैंने आपको बताया अभी। मिस ब्रांडेड ड्रग्स 9A में आता है सेक्शन में, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। फिर स्प्यूरियस ड्रग्स, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, स्प्यूरियस कॉस्मेटिक्स। सेक्शन 10 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। फिर है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन पब्लिक इंटरेस्ट। 11 में है एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सी कस्टम्स एंड पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स। सेक्शन 12 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 13 है ऑफेंसेस। 14 है कॉन्फिस्केशन। और 15 है ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर हम एक एक करके बात करें, जैसे हमने बात करी थी 8 की स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की, अब हम बात करते हैं 9 की। 9 मीन्स मिस ब्रांडेड ड्रग्स।
तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं? तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ड्रग शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड। डीम टू बी मतलब है कि कोई भी ड्रग आपकी कब मिस ब्रांडेड हो जाएगी अपने आप, इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कॉन्सील्ड। मतलब कि अगर उसको इस तरीके से कलर किया गया है, कोट किया गया है, पाउडर किया गया है या पॉलिश किया गया है, जिसकी वजह से जिससे उसका जो डैमेज है उसको छिपाया जा रहा है और उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, या और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज, या ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो ज़्यादा है जो उसकी एक्चुअली है उससे कहीं कहीं ज़्यादा, मतलब एक्चुअल में उसकी कम है और उसको ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी थेरेपेटिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में इसको क्या कहेंगे हम? मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे। या फिर इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, अगर वो सही तरीके से लेबल्ड नहीं है। और if its label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim, अगर उसके अंदर या उसके साथ में कोई भी ऐसा डिवाइस, स्टेटमेंट या डिज़ाइन है जो एक तरीके से फॉल्स क्लेम कर रहा है या मिसलीडिंग क्लेम कर रहा है उस ड्रग के बारे में। तो अगर हम याद करने के लिए देखें तो ये बिल्कुल देखिए आसानी से 3L रूल है इसका। L1 है लुक्स बेटर, माने उसको दिखने में बेहतर बनाया गया, आपने उसकी कलर कोटिंग या पॉलिशिंग करके जो खराब दवा है उसको आपने छिपाया, कॉन्सील किया। मिसलेबलिंग L2, लेबल मिसिंग, जो आपका लेबल है दैट इज नॉट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एंड L3 इज लाइज ऑन लेबल, लेबल में आपने क्या करा है? झूठ बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट दी है। तो दिस इज मिस ब्रांडेड ड्रग, जिसको हम 3L से याद कर सकते हैं, लुक्स बेटर, लेबल मिसिंग एंड लाइज ऑन द लेबल। अब नेक्स्ट है हमारा अडल्ट्रेटेड ड्रग। अब अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है? कोई भी चैप्टर जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अ ड्रग शैल डीम टू बी अडल्ट्रेटेड व्हेन इट इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट एनी फिल्थी, पुट्रेड और डिकम्पोज सब्सटेंस। अगर इसमें क्या है? कोई भी गंदा, फिल्थी मीन्स गंदा, प्यूट्रेड मीन्स सड़ा गला, या कोई भी डिकम्पोज सब्सटेंस है, या इफ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, अगर इसको इनसैनिटरी कंडीशन में पैक, स्टोर या प्रिपेयर किया जा रहा है, जो क्या हो सकता है? आपके हेल्थ के लिए इंजीरियस हो सकता है। या इफ इट्स कंटेनर इज कंपोज्ड इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस और डेलेटोरियस सब्सटेंस, अगर इसका जो कंटेनर है वो किसी भी विषैले या हानिकारक सब्सटेंस से बना हो, जहरीले पदार्थ से बना हो। देन इफ इट बेयर्स कंटेन्स फॉर पर्पज ऑफ कलरिंग ओनली अ कलर अदर देन विच इज प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई भी ऐसा कलर इसमें मिला है जो प्रेस्क्राइब किया है उसके अलावा कोई कलर मिला है तो भी ये अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी। और इफ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर उसमें कोई भी आपका टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हो तो भी ये क्या कहलाएगा? अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगा। और इफ एनी सब्सटेंस हैज बीन मिक्स्ड देयर विद सो एज टू रिड्यूस द क्वालिटी और स्ट्रेंथ, अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला है जिससे क्या है? उसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जा रहा है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है, 6C रूल से। C1 इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मीन्स प्यूट्रेड, फ्लिथी और डिकम्पोज, सड़ी गली या खराब। C2 इज कंडीशन, कंडीशन मीन्स इसकी जो कंडीशन कैसी कंडीशन में बनाया जा रहा है? ये कंटामिनेटेड कंडीशन में बनाया जा रहा है, इनसैनिटरी कंडीशन में बनाया जा रहा है, खराब जगह पे बनाया जा रहा है। C3, अगर आप उसमें कोई भी कंटेनर उसका जो है वो टॉक्सिक या हानिकारक या डिलीटीरियस कोई भी आपका कंटेनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं। कलर, C4 इज़ फॉर कलर, अगर आप जो डिफाइंड कलर है उनके अलावा कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं। C5 इज़ केमिकल, आप कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस मिला रहे हैं। एंड C6 इज क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इफ you are adding something which is reducing its quality or strength, right? Then is spurious drugs, 9B अब जो है 9B is about the spurious drug। अब spurious drugs क्या है? For the purpose of this chapter a drug shall deem to be spurious। अब कोई भी ड्रग spurious कब होगी? When if it is imported under name which belongs to another drug, अगर आप किसी दूसरे ड्रग के नाम पे इसको मंगा रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो। इफ इट इज imitation of or is a substitute for another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bears upon it or upon its label or container the name of another drug, right? मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो इसमें, इसको जो उसका एक्चुअल जो कैरेक्टर है उसको छुपा रहे हो, मतलब ड्रग का नाम, ड्रग कुछ और है और उसको आप किसी और नाम से बुला रहे हो, ठीक है? या जो ड्रग है वो डिसीव कर रही है, मतलब कि धोखा दे रही है जो एक्चुअल ड्रग है उसको अपने लेवल पे, राइट? इंपोर्ट करते हुए। तो इंपोर्ट मीन्स क्या है कि जब आप किसी भी ड्रग को किसी बाहर की कंट्री से मंगा रहे हो दैट इज इंपोर्ट, राइट? कहीं बाहर से आप अपनी कंट्री में मंगा रहे हो तो दैट इज इंपोर्ट। जैसे अगर आपने यूएस से कोई ड्रग अपने यहाँ पे मंगाई, इंडिया में मंगाई, तो वो क्या हो गया? यूएस से इंपोर्ट हो गया, हमारे यहाँ पे ड्रग आई, राइट? If the label or container bear a name of an individual or company purporting to the manufacturer of the drug, which individual or company is fictitious, अगर कोई भी
लेबल और लेबल जो है उसमें ऐसी कंपनी का नाम लिखा है कि जो या तो है ही नहीं, फिक्शियस है, फर्जी है, या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट। इफ इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग, अगर आपने उसको किसी भी तरीके से या तो पूरी तरीके से या उसका कोई पार्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। इफ इट पर्पस टू द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ होम इट इज़ नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, अगर आपने कोई ऐसा माने कि उसको आप फेक मैन्युफैक्चरर के थ्रू बता रहे हो, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। इसके लिए हम बोलेंगे F5, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का एक पेट मूव हुआ करता था, F5। फर्स्ट F मीन्स फेक नेम, जहाँ पे यू आर यूजिंग द नेम विच इज बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। F2 इज फेक लुक, वेयर द ड्रग इज रिजेंबलिंग अनदर ड्रग, मीन्स उसका लुक क्या है, इमिटेट कर रहा है, या डिसेप्टिव अपीयरेंस उसकी डिसेप्टिव है। F3 इज फेक फैक्ट्री, वेयर द जो आपकी कंपनी है वो क्या है, फेक है, मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फोर्थ इज फेक फार्मूला, व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द इंग्रेडिएंट ईदर पार्ट और होली, जहाँ पे आप उसको चेंज कर दे रहे हो। F5 इज फेक मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्चुअली उसका प्रोडक्ट ही नहीं है। तो F5 से आप स्प्यूरियस ड्रग्स को याद कर सकते हो, बहुत आसान है। देन देर इज अच्छा। मिस ब्रांडेड ड्रग, राइट। तो मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है, फॉर दिस फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर कॉस्मेटिक, ओ सॉरी, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। तो ये जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग्स हैं उसी तरीके से मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स भी हैं। इसमें बहुत आसान है, जैसे कोई भी जो कॉस्मेटिक है उसमें वो कलर मिलाया है जो कलर एक्चुअली प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, और या उसको ऐसे गलत तरीके से लेबल किया हुआ है, वो भी मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक हो जाएगा। और स्प्यूरियस कॉस्मेटिक भी ऐसे ही, जैसे हमारा स्प्यूरियस ड्रग के केस में था, उसी तरीके से स्प्यूरियस कॉस्मेटिक भी है। अब नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, कि कौन कौन सी ड्रग्स या जो कॉस्मेटिक हैं, ये सेक्शन नंबर 10 है कि इनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस ड्रग का आपका जो इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन ड्रग्स को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं एनी ड्रग ऑफ कॉस्मेटिक्स विच इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब कि कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है, यानी कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक होगा उसका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड हो जाएगा। देन एनी मिसब्रांडेड ड्रग, कोई भी मिसब्रांडेड ड्रग या एनी अडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस ड्रग। तो मतलब कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, चाहे वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हों, मिसब्रांडेड हों, या स्प्यूरियस हों, या अडल्ट्रेटेड हों, किसी को भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से कोई भी एनी ड्रग और कॉस्मेटिक फॉर द इंपोर्ट ऑफ विच द लाइसेंस इज प्रेस्क्राइब्ड अदरवाइज देन अंडर इन अकॉर्डेंस विद सच लाइसेंस, केवल वही ड्रग या कॉस्मेटिक आप मंगा पाएंगे जिनके लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड लाइसेंस मिला हुआ है, उस लाइसेंस के अंदर ही। एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन अनलेस देयर इज डिस्प्लेड in the prescribed manner on the label, the container thereof, the true formula and list of active ingredient together with the quantities। अगर आपका कोई भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, उसमें हमने ऐसे जो उसका लेबल है वो प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। उसके अंदर जो हमारी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन में जो भी हमारी जो भी प्लांट्स हैं लेट्स से, या जो भी हमारा क्वांटिटी है उसकी, जो भी उसका फार्मूला है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी आपका अगर डिवाइस है या स्टेटमेंट है जो किसी भी डिजीज़ या एलिमेंट जो है उसको गलत तरीके से क्लेम करने को, सही करने को क्लेम करता है, तो उसको भी नहीं मंगा सकते। कोई भी कॉस्मेटिक है जो जिसके अंदर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट मिला है जो उसको अनसेफ बना रहा है या हार्मफुल बना रहा है, उसको भी आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। या कोई भी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो प्रोहिबिट कर रही है किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक के इंपोर्ट को, तो उसको भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। और इसके अंदर फिर पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पावर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें किसी भी तरीके की इंपोर्ट में आपका रोक लगा सकती है अगर चाहे तो, बट उसको वो क्या करना पड़ेगा, किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को इंपोर्ट में रोक लगाने से पहले उसको गजट में नोटिफाई करना पड़ेगा, राइट। लेकिन और ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक जिसमें ह्यूमन बीइंग या एनिमल को रिस्क है, यानी कि उसका थेरेपेटिक वैल्यू जो है वो बताइए वो वैसी नहीं है या वो टॉक्सिक हो सकती है, केवल उसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैन लगा सकती है या रोक लगा सकती है, राइट। नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन, ये इसका पार्ट 4 के अंदर में आता है। इसके अंदर अलग अलग लाइसेंस प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, जिसमें कि जो मेन जो दो लाइसेंस इसमें होते हैं वो है आपका एक इंपोर्ट लाइसेंस, जो जनरली इंपोर्ट करने के लिए किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को लिया जाता है,
और उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ आती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरली जो आपका प्रेमाइसेस होता है, मतलब जो जगह होती है जहाँ पे आप किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करोगे, वो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको आपको लेना पड़ता है। जो इंपोर्ट लाइसेंस होता है वो एक फॉर्म 10 होता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए, उसमें लिया जाता है। और फॉर्म 10A के लिए उसमें एप्लीकेशन की जाती है, और फॉर्म 10A में जो है जो शेड्यूल एक्स के ड्रग हैं उसमें उसके लिए लिया जाता है, और फॉर्म 10 में जो आपकी शेड्यूल एक्स को छोड़ के जो C1 की ड्रग्स होती हैं उनके लिए लिया जाता है। उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसमें होती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है आपकी सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी भी उसको कहते हैं, CLA। और उसको जो पावर्स हैं वो 22 में दी गई हैं, सेक्शन 22 में। ये जनरली आपकी जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, या वो अगर किसी को डेलीगेट करें तो वो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। उसके अलावा एक लाइसेंस फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए मिलता है, जिसका लाइसेंस हमें फॉर्म 11 में मिलता है, जिसमें आप स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग या कॉस्मेटिक को टेस्ट, एनालिसिस या एग्जामिनेशन के लिए मंगा सकते हैं। फिर एक टर्म आता है इसमें मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर वो है जो कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा बॉडी है, यूनिट है, जो किसी भी ड्रग्स को क्या कर रहा है या कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, राइट। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया आपको कि प्रेमाइसेस के लिए मिलता है, और इसको 27A के अंदर में इशू किया जाता है, ये आप देख सकते हैं 27A में। और ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म एंड मैनर स्पेसिफाइड इन 24A। तो अगर जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है उसके लिए आपको 24A में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो फॉर्म 41 में मिलेगा, राइट। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको शेड्यूल D1 और D2 के अंदर में जो भी गाइडलाइंस हैं इंपोर्ट के लिए, उनकी गाइडलाइन को फुलफिल करने के बाद ही मिलेगा। ये फॉर्म 41 हेलो है। दोस्तों, कैसे हैं आप? तो ये 41 है, फॉर्म नंबर 41 है इसको 27A के अंदर। इसके अंदर में ये आपका लाइसेंस के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें नंबर वगैरह, जो भी कंपनी जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका नाम, ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये इंपोर्ट लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें सेम है, ये आपका रूल्स का पार्ट है, ये भी वही है जैसे जो हमारा एक्ट में लिखा था वैसे ही हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम है एक्ट और रूल की। और अब नेक्स्ट है इसमें 29A में एक चीज़ दी है, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आपका अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसे मिला है उसकी जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने में फेल होता है, तो उस केस में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल या सस्पेंड कर सकती है, राइट। मतलब कि, और उसको अगर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तो वो 30 दिन के अंदर कंप्लेंट कर सकती है, कर सकता है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होल्डर है। और अदरवाइज इसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा, अगर वो किसी भी तरीके से इसकी जो कंडीशंस हैं उनको वायलेट करता है तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें बहुत सारी पावर्स हैं जो आपके रूल्स बनाने को लेकर के हैं, जिसमें कि बोर्ड से कंसल्ट करके वो ऑफिशियल गजट में नए नए रूल्स बना करके उसको ऐड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये काफ़ी डिटेल इसमें जो है अलग अलग चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या जो है कलर से लेकर के टेस्ट और एनालिसिस के मेथड वो दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कंडीशन दे सकती है, अलग अलग तरीके की कंडीशन दे सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑफेंसेस हैं। अगर कोई भी पर्सन और उसके बिहाफ में कोई भी ऐसी चीज़ इंपोर्ट होती है जो कि अडल्ट्रेटेड है, सेक्शन 9A जो हमने बताया, या डीम टू बी स्प्यूरियस ड्रग है 9B में, या स्प्यूरियस कॉस्मेटिक है 9D में, और एनी कॉस्मेटिक नेचर रिफर टू द क्लॉज EE ऑफ सेक्शन 10। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी ऐसे इंपोर्ट करता है अडल्ट्रेटेड, सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड या स्प्यूरियस, तो उसको जो है फाइन हो सकता है अलग अलग तरीके से। जनरली जो है वो टर्म 3 साल तक का इसमें सज़ा हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, और 5,000 रुपये तक की इसमें फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। एनी ड्रग और कॉस्मेटिक अदर देन अ ड्रग और कॉस्मेटिक रिफर्ड इन क्लॉज A, द ड्रग इम्पोर्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10 और एनी रूल मेड अंडर दिस चैप्टर। तो अगर कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक, जो ड्रग या कॉस्मेटिक रिफर्ड किए हैं क्लॉज ए में, मतलब कि जो ऊपर वाले हैं, इनके अलावा अगर कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक कोई भी मंगाता है तो उसको जो है
6 महीने की जेल और फाइन हो सकती है, और 500 रुपये तक का फाइन हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और कोई भी 10A में जो दिया हुआ है, सेक्शन 10A में, उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ मंगाता है तो उस केस में भी आपको सज़ा हो सकती है, जो जनरली 3 साल की और 5,000 रुपये हो सकता है, राइट। ये इसके मेजर ऑफेंस है। फिर इसमें आता है कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन मतलब कि सीज होना, कोई भी जो आपका जो भी आपका चाहे प्रेमाइसेस है या जो भी आपका इंपोर्ट लाइसेंस है, जो वो इसके अंदर इस तरीके का कोई भी क्राइम करता है, यानी कि कोई भी अडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या स्प्यूरियस टाइप की ड्रग या कॉस्मेटिक मंगाता है, तो उस केस में वो जो है उसका पूरा पूरा कंसाइनमेंट जो है, यानी जो इंपोर्ट कर रहा है वो ड्रग या कॉस्मेटिक, उसको पूरा कन्फिस्केट किया जा सकता है, मतलब उसको सीज किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। और जो भी इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा, मतलब कि जो इससे रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, वो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब कि जो सीजेएम होते हैं आपके, जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, उनके मिनिमम उससे नीचे में नहीं होगा, तो मेट्रोपॉलिटन जजेस जो होंगे वहाँ पे कम से कम इसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, राइट। और वही इसकी सज़ा देंगे। और अगर फर्दर वो उससे, जो भी आपका कन्विक्टेड व्यक्ति है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर वो हायर कोर्ट में जा सकता है, जैसे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये एक बिल्कुल ब्रीफ है कि कैसे आपका फॉर्म या एप्लीकेशन वगैरह किस तरीके से होती है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जिसके पास एक वैलिड होलसेल का लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकता है, या मैन्युफैक्चरर का कोई भी एजेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास होलसेल सेल या डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है। एप्लीकेशन जो है मोस्टली फॉर्म 8 में होता है। इस ये जो होता है फॉर ड्रग्स एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, तो शेड्यूल एक्स को छोड़ के फॉर्म 8 होता है। और फॉर्म 8 होता है, 8A होता है अगर शेड्यूल एक्स की जो ड्रग है। इसको आप सबमिट करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, जो जनरली आपकी DCGI होगी, CDSCO का ऑफिस होगा। और 10,000 से 10,000 रुपये करीब इसमें फ़ीस होती है, और 1,000 रुपये एडिशनल फ़ीस होती है पर एप्लीकेशन, ये आप ऐड करा सकते हो। 10 ड्रग तक आप इसमें ऐड करा सकते हैं। और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें साथ में, जो आपको फॉर्म 41 में मिलेगा, रूल 27A के अंडर में। और कुछ केस में एक्सेप्शन हो सकता है, अगर कोई बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस होगा तो उस केस में एक्सेप्शन होगा। अदरवाइज आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह जो रिएजेंट हैं, उस केस में आपको नहीं सबमिट करना पड़ेगा, बाकी ये करना पड़ेगा। फिर आपको फॉर्म 9 में इसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और मैन्युफैक्चरर और कंपनी के बिहाफ में, जो ये इंश्योर करेगी कि जो भी रूल्स हैं, इसके रूल्स और रेगुलेशन हैं, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे। और उसके बाद आप इसको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह सबमिट करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करोगे, और वो आपको फिर फाइनली फॉर्म 8A उसको, या 10A इमरजेंसी के केस में उसके अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस इशू करेंगे। अब अलग अलग टाइप के आपके इंपोर्ट लाइसेंस होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक का अलग लाइसेंस होता है, आपका ड्रग इंपोर्ट लाइसेंस अलग होता है। ये जनरली जो कॉस्मेटिक का लाइसेंस है वो स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो 4 से 8 महीने हफ्ते इसके लगते हैं अप्रूवल में, और 3 साल की वैलिडिटी रहती है। ड्रग्स के केस में आपका जनरली फॉर्म 10 में मिलता है, इसमें आपके प्रिस्क्रिप्शन OTC ड्रग्स वगैरह मिलता है, और 6 से 24 महीने का टाइम इसमें लगभग लगभग लगता है अप्रूव होने में, और 3 साल की वैलिडिटी रहती है। और मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस मिलता है अलग अलग, ये आपके क्लास A से क्लास D, लो रिस्क से हाई रिस्क तक के अलग अलग तरीके के मेडिकल डिवाइस होते हैं। और इसका जो टाइमलाइन है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 महीने तक लगता है, और 5 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। और अगर हम इसमें देखें कि फॉर्म कौन से किस में लग रहे हैं, तो कॉस्मेटिक इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉर्म 42, फॉर्म 43 यूज़ हो रहा है। ड्रग इंपोर्ट लाइसेंस के लिए फॉर्म 10 या फॉर्म 11 यूज़ हो रहा है। और मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आपका MD14 या MD15 जो है फॉर्म यूज़ हो रहा है। ये इसका एक पूरा ब्रीफ है, जो आप आराम से इसको आप याद कर सकते हो। ये इसके अंदर में सारी चीज़ें हैं कि इसके कौन से सेक्शन में, जैसे 23 में इंपोर्ट लाइसेंस है, फॉर्म 10A है। 24A में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है। 25A में आपकी कंडीशंस जो आपको सेटिस्फाई करनी होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए वो हैं। 26 में कंडीशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस है। 27A में ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ये सारे आपके अलग अलग तरीके के सेक्शन हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका ये पूरा चैप्टर 3 को हमने बिल्कुल समराइज़ कर दिया है, और उसके जो मेन मेन जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उन सबको हमने समराइज़ कर दिया है कि कौन से सेक्शन में आपके
क्या-क्या लाइसेंसेस हैं या क्या-क्या पार्ट, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन से सेक्शन में चैप्टर 3 के दी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को अप्लाई करना है तो ये CDSCU की वेबसाइट है, इसका एक पोर्टल है जिसको हम सुगम पोर्टल कहते हैं। सुगम पोर्टल के थ्रू आप इसको आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको लॉगिन करना होगा पहले। लॉगिन करके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको इसमें रजिस्टर करके जो भी आपके जो डिटेल्स हैं, FDA में आपको अपना स्टेट वगैरह रजिस्टर करना होगा, आप कौन सा लाइसेंस चाह रहे हो वो सब डालना पड़ेगा। और उसके बाद इसको आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसमें या इंपोर्ट लाइसेंस आप अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। और इसके लिए इन्होंने सुगम का प्रॉपर एक यूज़र मैनुअल भी दिया है, जो आप देख सकते हैं। ये CDAC के साथ इन्होंने बनाया हुआ है कि कैसे आपको ऑनलाइन प्रोसेस करनी है इम्पोर्ट ड्रग लाइसेंस के लिए फॉर्म 12A में, उसकी एप्लीकेशन कैसे देनी है। इसके अंदर में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोडक्ट का क्या, किसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको दे रहे हो, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उसका प्रीव्यू देखेंगे और फाइनली सबमिट कर लेंगे। और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो आप आराम से चेक करते रहेंगे। तो ये सारी डिटेल जो है वो आप आराम से अपना देख सकते हैं जो सुगम पोर्टल है उसमें। और इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये सुगम पोर्टल का जो पूरा एक बहुत अच्छा सा इन्होंने मैनुअल बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और इसको आप पढ़ें ज़रूर और उसके बाद आप देखिए, और कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी अपने क्वेश्चन होंगे वो हमें बताइए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।